नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइंस के फिर से 25 क्वेश्चन पे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सबने अच्छे से दिवाली बनाई है और आज है भाई दूज। तो मैं सभी दोस्तों को कहना चाहूँगा, सभी छोटे भाई बहनों को कहना चाहूँगा भाई दूज की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। आज हम फिर से करेंगे 25 में से 25 क्वेश्चन, अगर दम है तो 25 में से 25 सही करें बेटा, और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करा करें। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे, जो कि रहेगा क्या है देखते हैं। तो साइंस के लाइव टेस्ट में बेटा, जो कि कमेंट बॉक्स में आप आंसर करते हैं, इसी तरीके से आप आंसर करते रहेंगे और जल्द ही आप हमारे ऐप से भी जुड़ेंगे बेटा, जो कि जल्द ही आने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी, जिसमें कि क्विज होंगे बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे और रेलवे, यूपीएसआई, अनेक और एग्जाम की होंगे। और जल्द ही आपको हम हिंदी के बेहतरीन टीचर के साथ में आपको रूबरू कराएंगे। तो इस चैनल से यदि कोई भी नहीं जुड़ा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि वो लोग भी से जुड़ जाएं। तो चलते हैं आज के जो पहला प्रश्न रहेगा बेटा, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 1, कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में अपने कामों के लिए विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, द लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो साइंस में नोबेल पुरस्कार से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं बेटा, तो एक प्रश्न तो बनना अनिवार्य रहता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। तो जैसा कि ऑप्शन है आपके सामने, थॉमस एडिसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अल्बर्ट आइंस्टीन और निकोला टेस्ला। तो यहां पर आपके पास चार ऑप्शन हैं बेटा। तो आपको पता करना है कि द लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए किसको इनमें से नोबेल पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, यानी एल्बर्ट आइंस्टीन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मैं आपको बता दूं 1921 में इनको सम्मानित किया गया नोबेल पुरस्कार से, और इनको जब ये प्राप्त हुआ तो 1922 में बेटा प्राप्त हुआ नोबेल पुरस्कार। कितने में प्राप्त हुआ है? 1922 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, नोबेल पुरस्कार। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा बेटा, और इसी तरीके से आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करते रहें। साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि है आज का सेकंड नंबर का प्रश्न। धनात्मक त्वरण का अर्थ है, यानी कि धनात्मक त्वरण का अर्थ है यानी एक्सीलेटर। तो वस्तु का भी काम होता है, वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, या वस्तु का वेग शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी कि वस्तु का वेग कैसा हो जाता है बेटा? वस्तु का वेग बढ़ जाता है। उम्मीद करते हैं ये बात पर को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसको क्वेश्चन को हैशटैग लगा लीजिए। यदि F बराबर 0 है, इसलिए किया गया कार्य W क्या होगा? तो बेटा सीधी सी बात है, जब F 0 है तो W भी क्या होगा मेरे मित्रों? 0 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट होगा। इसी प्रकार से आपको सारी पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। और पीडीएफ लेने के लिए कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? यस लिख दिया करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखने अनिवार्य है। आपको पीडीएफ प्राप्त होती रहेगी समय पर, जो कि कुछ पीडीएफ ऐसी भी होती हैं जो कि बच्चों को पहुंच नहीं पाती हैं वहां तक, लेकिन आप यस लिख दीजिएगा तो आपको पीडीएफ मेंशन हो जाया करेगी। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, यानी कि पहाड़ों पर, यानी जब ऊंचाई पर जाते हैं तो पानी कितने टेम्परेचर पर उबलने लग जाता है? 100 डिग्री से कम है, 100 डिग्री से अधिक है, या 100 डिग्री पर, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रखेंगे कि पानी जो है वो 100 डिग्री से कम पर ही पहाड़ों पर उबलने लग जाता है, क्योंकि टेम्परेचर पे कम पे होता है बेटा। कितने पे होता है? 100 डिग्री पर। तो ऑप्शन नंबर ए ये क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो कि है बहुत ही प्यारा महत्वपूर्ण प्रश्न। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, यानी कि एक वस्तु है जिसको अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया तो छवि का निर्माण कहां पर होगा? फोकस पर होगा, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित बिंदु पर होगा, या वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होगा, या वक्रता केंद्र पर होगा? बहुत ही प्यारा और महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा ये। इस प्रकार से इसको बना लीजिएगा। यहाँ पर ये फोकस और यहाँ वक्रता त्रिज्या। बोला जा रहा है कि आपसे कि फोकस बिंदु और बीच में स्थित है, यानी वक्रता केंद्र, और ये अब यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई वस्तु रखी है,
तो यहाँ पर इसका इस तरीके से बनेगा बेटा और इस तरीके से। तो इसके जो पीछे बनेगी इमेज, कहाँ बनेगी बेटा? पीछे की साइड में बनेगी इमेज। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा बेटा। वास्तविक, उल्टा और बड़ा। तो हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र से परे, यानी वक्रता केंद्र ये है आपका, ये बेटा क्या है? वक्रता केंद्र है। और ये क्या है बेटा? आपका फोकस दूरी है। और ये ध्रुव है बेटा। तो वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर बनेगा, तो वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसके हिसाब से राइट हो जाएगा बेटा, वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो कि आपको साइंस पढ़ा रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 6। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। इलेक्ट्रिक प्लेट, आयरन, इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक घंटी या इलेक्ट्रिक टोस्टर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक घंटी जो है वो आपके अनुप्रयोगों पर लागू नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं, बड़ा प्यारा प्रश्न है, इस टाइप के क्वेश्चंस पे हैशटैग लगा लीजिए। श्रव्य आवर्तियों का आवर्ती परास क्या होता है? यानी कि श्रव्य आवर्तियों का आवर्ती परास क्या होता है? 0 हर्ट्ज से लेकर के 100, 1000 हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, या 500 हर्ट्ज से लेकर के 1,00,000 हर्ट्ज यानी 100, और 350 हर्ट्ज से लेकर के 350 के हर्ट्ज तक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट होगा बेटा। 20,000 से लेकर के 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अब देखिए शब्द के लिए तो ये हो गया बेटा। अगर आपसे पूछ ली जाए अब शब्द के लिए, अब शब्द के लिए क्या होगा? ठीक है, और पराशब्द के लिए क्या होगा बेटा? तो अब शब्द के लिए अगर बात करी जाए तो ये करीब करीब रहता है बेटा 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा तक। ठीक है बेटा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादातर रहेगा, और ये 0 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक रहता है। तो ये वाला प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन घुमा करके भी आपसे पूछा जा सकता है कि अपश्रव्य के लिए, अपश्रव्य के लिए 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक रहेगा, और पराश्रव्य के लिए 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक रहेगा बेटा। और श्रव्य के लिए बात करी गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जिसको मनुष्य सुन सकते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो कि आज का बहुत ही प्यारा प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8। एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एल कक्ष बेटा, एल कक्ष यानी कि शेल है। तो केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। तो शेल क्या होता है बेटा? शेल देखिएगा, शेल क्या होता है? तो KLMN ये शेल होती है बेटा। इसके लिए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं, तो इसमें 2 आते हैं, इसमें 8 आते हैं, इसमें 18 आते हैं, इसमें 32 आते हैं बेटा। और एक ट्रिक और टेक्निक है यहाँ पर बेटा, जो आपको बताई जाएगी, 2n²। यहाँ पर n की जो वैल्यू है 1 2 3 4 का इस्तेमाल करके आप ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। 2 कैसे आया, 8 कैसे आया, 18 कैसे आया, 32। अब मैं उम्मीद करता हूं ये टेक्निक मैंने आपको बता दी है। अब इस टेक्निक के माध्यम से आप इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे बेटा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे, और कमेंट बॉक्स में आंसर देने का मैंने तात्पर्य आपको बताया है, A, B, C और D की फॉर्म में। इस प्रकार से आप आंसर करें। चलता हूं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि रहेगा आज का क्वेश्चन नंबर 9 का उपयोग एक दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद के लिए किया जाता है। यानी कि दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड है आपके पास में बेटा, वीक एसिड है, प्लस आपके पास में स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनके लिए किया जाता है। तो इसके लिए क्या है? सार्वत्रिक सूचक है, फिनोप्थलीन सूचक है, लिटमस सूचक है, या फिर मिथाइल ऑरेंज है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा बेटा, यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। यहां पर एक सेल्फ इंडिकेटर भी होता है बेटा, आपका सेल्फ इंडिकेटर, जिसका नाम होता है KMnO4। क्या होता है? KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट होता है बेटा। क्या होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं, आज का जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव स्वभाव माना जाता है। यानी कि आपसे ये सिंपल सा क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को किस प्रकार से उसमें तत्वों को अरेंज करा? परमाणु क्रमांक पे करा, द्रव्यमान संख्या पे करा, किस पे करा है? तो देखते हैं, परमाणु संख्या पर,
परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु के आकार पर, या आयनीकरण की एंथैल्पी। तो इसने किस पे करा था बेटा? मेंडलीव ने किस पे करा था? मेंडलीव चाचा ने किस पे करा था? परमाणु द्रव्यमान पर, यानी उन्हें अपने परमाणु भारों को बढ़ते हुए क्रम में रखा था। किसमें? आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी से अगर बात करी जाए थोड़ी सी, आवर्त सारणी की अगर मैं बात करूं तो आवर्त सारणी में अभी तक में 4 ब्लॉक है बेटा आपके पास में। कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक है। एस, पी, डी और एफ है बेटा, 4 ब्लॉक हैं आपके पास में। और कुल तत्वों की संख्या करी जाए, कुल तत्व कितने हैं? तो कुल तत्व है बेटा 118। कितने हैं? 118 तत्व हैं, जो कि आपके एस, पी, डी और एफ के अंदर यानी ब्लॉक्स में इसको बांटा गया है, अलग अलग श्रेणियों में इसको रखा गया है। और टोटल तत्वों की संख्या जो है आज भी जो प्रेजेंट है वो है 118 बेटा। कितनी है? 118। और मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस पे रखा था? परमाणु द्रव्यमान संख्या पे, या परमाणु भार भी यहाँ ऑप्शन हो सकता था। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है, यानी कि प्रेसिपिटेट अभिक्रिया है? कौन सी है? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड से बन रहा है आपका बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर ये क्या है? क्लोराइड है बेटा। यहां पर ये क्या है? क्लोराइड है। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा? ये क्लोराइड है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई हो। तो लेड प्लस के कॉपर क्लोराइड से बनना है आपका लेड क्लोराइड प्लस कॉपर है। और मेथेन प्लस ऑक्सीजन के साथ बनना है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल है। कैल्शियम कार्बोनेट से बनना है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस के कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ ये होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा बेटा। यानी सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो आपका बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड पार, यानी बेरियम सल्फेट का अवक्षेपण बनता है। अवक्षेपण का मतलब क्या होता है बेटा? प्रेसिपिटेट बनता है। यानी बेरियम सल्फेट क्या है आपका? BaSO4। और ये अवक्षेपण बन जाएगा। अवक्षेपण का मतलब होता है बेटा कि वहां पर वो जम जाएगा। ठीक है, और NaCl प्लस के हैं वो बाहर निकल जाएगा बेटा। NaCl है यानी कि सोडियम क्लोराइड है वो बाहर निकल जाएगा। इस आधार पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है, यदि मरकरी है तो वह धातु है। तो मरकरी का जो सिंबल होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है Hg। क्या होता है? Hg। Hg सिंबल होता है। और ये पूछ रहा है धातु, तो बेसिकली जो अमलगम बनेगा बेटा, क्या बनेगा? अमलगम बनेगा। अमलगम क्या बनेगा? अमलगम। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अमलगम। तो अमलगम किसके साथ बनाता है बेटा? धातुओं के साथ, यानी कि अलग अलग धातुओं के साथ में मरकरी मिलता है तो वो अमलगम बनाता है। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि किसके साथ है, जैसे जिंक हो गया आपका, कॉपर हो गया आपका, सोडियम हो गया, इन सब के साथ में बनाएगा तो बनाएगा अमलगम। और इसको किस में रखते हैं बेटा? इसको लोहे के अंदर रखते हैं। लोहे के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं? लोहे के अंदर रखते हैं बेटा इसको। और ये लोहे के साथ में नहीं बनाएगा अमलगम, इसलिए इसको लोहे के साथ रखा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और आपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया होगा बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बहुत ही प्यारा, क्वेश्चन नंबर 13। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र होता है, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र पूछा जा रहा है आपसे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है बेटा सैचुरेटेड। सैचुरेटेड है। एक होता है बेटा आपका अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड को बोलते हैं मेरे बच्चों असंतृप्त। क्या बोलते हैं? असंतृप्त। और उसको बोलते हैं बेटा संतृप्त। अब ये संतृप्त जो होता है वो आपका बेसिकली किसके अंदर आता है बेटा? एल्केन के अंदर आता है, जो कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं मैं ऐसी। एल्केन के अंतर्गत आता है। और जो अनसैचुरेटेड है वो आते हैं आपके एल्कीन के अंतर्गत। और एक और है आपके अनसैचुरेटेड के अंदर ही आता है जिसको बोलते हैं बेटा एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं बेटा आपके पास में, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसका जो सामान्य सूत्र रहता है वो रहता है आपका CnH2n+2। CnH2n+2। और इसका जो एल्कीन का है वो रहता है बेटा CnH2n। और इसका जो रहता है वो रहता है CnH2n-2। तो ये इसके फॉर्मूले होते हैं बेटा। और यहाँ n क्या है? n है नंबर ऑफ कार्बन है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको तीनों चीजें मैंने बता दी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए क्या है? सामान्य सूत्र है CnH2n+1 है, CnH2n+2 है, CnH2n-1 है, CnH2n-2 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब मुझे प्रत्येक बच्चा या बच्ची कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं या बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात पूरी क्लियरली हो गई होगी, विजुअल। और बहुत ही जल्द हमारा एक ऐप आने वाला है बेटा, जिसके अंदर बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको जो कि फ्री होंगे, जिसमें कि क्विज होंगे और कई सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे। और बहुत ही जल्द आपकी मुलाकात होने वाली है हिंदी के बहुत ही बेहतरीन टीचर के साथ में, जो कि मैं आपको रूबरू कराऊंगा। तो उम्मीद रखिएगा
और चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? तो प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है कपास है, पटसन है, ऊन है या रेशम है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा बेटा, रेशम। तो रेशम को किसमें मानते हैं हम बेटा? प्राकृतिक रेशे के अंदर जानते हैं। और ये इसकी अगर मजबूती की बात करूं मैं, इसकी अगर मजबूती की बात करूं, मजबूती की बात अगर मैं करूं, तो कम से कम ये स्टील यानी इस्पात के बराबर सही होता है। इस्पात के बराबर की मजबूती होती है बेटा, इस्पात के बराबर की इसकी क्या होती है? मजबूती होती है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही प्यारा है। गैसोहॉल एक मिश्रण है, यानी कि गैसोहॉल जो है वो काय का मिश्रण होता है? गैसोलीन और मेथनॉल का, गैसोलीन और एथेनॉल का, गैसोलीन और प्रोपेनॉल का, या मेथनॉल और एथेनॉल का। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। केमिस्ट्री से मैंने बता रखा है, या तो फॉर्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर मिश्रण से पूछा जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा बेटा, गैसोलीन और एथेनॉल। तो गैसोलीन की अगर मैं बात करूं तो गैसोलीन का इसके अंदर परसेंटेज रहता है, वो रहता है 90% प्लस, और एथेनॉल का जो परसेंटेज रहता है वो रहता है 10%। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यानी गैसोलीन 90% रहेगा बेटा, और एथेनॉल आपका 10% रहेगा, और ये दोनों को मिलाकर के बनाते हैं गैसोहॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? गैसोहॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसको जाना जाता है? अरस्तु को, डार्विन को, लेमार्क को या पुरकंचे को? तो सीधी सी बात है, यहां पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी अरस्तु को। अब अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक ही जंतु विज्ञान के जनक भी के नाम से भी जाना जाता है, जंतु विज्ञान के जनक से। भाई क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया गया कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु हैं, लेकिन जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। इन दोनों को विकासवाद के लिए जाना जाता है, और इनको जाना जाता है बेटा आपके जीव द्रव्य के, जीव द्रव्य के। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। और चैनल पे नए हैं, चैनल को शेयर जरूर कर दें और लाइक जरूर कर दिया करें बेटा, जिससे कि और बच्चों के पास भी महत्वपूर्ण साइंस के ये प्रश्न पहुंच सकें। नेक्स्ट प्रश्न है आज का क्वेश्चन नंबर 17। ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है, यानी कोशिकाओं का विभाजन होता है जिसके द्वारा नई कोशिकाएं क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर मृत्युतक कोशिकाएं, या फिर पेरेनकाइमा, स्थूल कोण ऊतक, या फिर कोलोकाइमा, या विभज्योतक कोशिकाएं, या फिर मेरिस्टेमेटिक, या फिर जाइलम। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी कि विभज्योत की कोशिकाएं जो होती हैं वो विभक्त होकर के नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये बायोलॉजी से बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है बेटा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर से हो गई होगी विजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता वाला है उत्कट कहलाता है, यानी कि हड्डियों को, यानी मांसपेशियों को हड्डी से, यानी कि मसल से किसको जोड़ रहा है? बोन को। वो क्या कहलाता है? मसल से बोन को जोड़ने वाला क्या कहलाता है? तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक दे देता हूं बेटा, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक दे देता हूं जो कि आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। वो है, जैसे ट्रिक है, आप याद रखिए बेटा, बबली। क्या रखिए? बबली। और एक रखिए एमबीटी। अब बबली से क्या मतलब है? ये बबली का मतलब बेटा यहाँ पर जैसे मैं ए और बी की फॉर्म में लिख देता हूँ, जो आपको ट्रिक हर एग्जाम में काम आएगी अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो बी का मतलब यहाँ पे बेटा बोन से है, तो बोन टू बोन का मतलब हो गया बेटा लिगामेंट। क्या हो गया? लिगामेंट। इसको बोलते हैं स्नायु, ठीक है हिंदी में। बोन टू बोन हड्डी हो गया। और एम का मतलब बेटा यहाँ मसल से है, यानी मांसपेशी से है, मांसपेशी से है, मांसपेशी से बोन यानी कि हड्डी। मांसपेशी का मतलब बोन मतलब हड्डी बेटा, हड्डी है, ठीक है। तो ये टेंडोन है। क्या है बेटा? टेंडोन। अब टेंडोन को बोलते हैं बेटा कंडारा, हिंदी में क्या बोलते हैं? कंडारा। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको इस टेक्निक के हिसाब से पता लग गया होगा। बबली का मतलब बोन टू बोन कौन जोड़ेगा? लिगामेंट। और मसल्स टू बोन कौन जोड़ेगा बेटा? टेंडोन। टेंडोन का मतलब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी कंडारा। और कंडारा को इंग्लिश में जो बोलते हैं वो टेंडोन के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ट्रिक और टेक्निक के साथ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में कौन सा है? तो उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का आंसर बहुत से लोगों को आता होगा। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे और बच्चियां कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी, या फिर घरेलू गौरैया?
तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका, गुंजन पक्षी है बेटा, मैं बता देता हूँ खुद। और गुंजन पक्षी को कहीं कहीं हम हमिंग बर्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गुंजन पक्षी जो हमिंग बर्ड है वो गुंजन पक्षी का ही एक प्रजाति होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा सी राइट, जो कि सबसे छोटा पक्षी है बेटा। अगर यहाँ गुंजन पक्षी नहीं होता, हमिंग बर्ड होता, तो आप ऑप्शन में हमिंग बर्ड आंसर करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एनाफिलिस मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं, यानी कि एनाफिलिस जो मच्छर होते हैं वो कौन से, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एनाफिलिस जो मच्छर होता है बेटा, जो अपनी लार ग्रंथियों के अंदर यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर वो एक वेक्टर लेके आते हैं, जिससे कि मलेरिया रोग हो जाता है बेटा। कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है बेटा, यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, यानी कि ऐसे वेक्टर्स लाते हैं जो मलेरिया रोग हो जाता है, अपनी लार ग्रंथियों के अंदर लेके आते हैं। कौन लेके आते हैं बेटा? एनाफिलिस मच्छर लेके आता है। और ये कैसे होते हैं? ये बेटा फीमेल होते हैं बेटा। क्या होते हैं? फीमेल। अपनी जैसी जनजाति को उत्पन्न करने के लिए ये दूसरों को काटती हैं बेटा, और उससे काटती हैं तो उस व्यक्ति को क्या होता है? मलेरिया हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 21 है आज का, बहुत ही प्यारा। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग, एक तो होता है मैच फिक्सिंग, ये है आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग में क्या है? साल्मोनेला है बेटा, राइजोबियम है, इकोलाई है, और एक स्यूडोमोनास है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा बेटा, राइजोबियम। और राइजोबियम क्या करते हैं बैक्टीरिया कि जो एनवायरमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन है वो करीब करीब 78% हो बेटा। कितनी है? अब ये इसमें से नाइट्रोजन को लेते हैं और अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें कर देते हैं? अमोनिया में। अब ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां दलदली जगह है, जैसे कि दाल की खेती हो गई बेटा, आपकी दाल की हो गई, चना की खेती हो गई, तो इनमें ये इनका उपयोग किया जाता है बहुत ज्यादा। और ये कैसे होते हैं? तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये होते हैं सहजीवी। कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके सहजीवी। मतलब कि ये उन जगहों पर उपस्थित होते हैं जहां पर नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करने पर क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। तो ये प्रक्रिया अगर आपसे पूछ लिया है नेक्स्ट एग्जाम में या कभी भी कोई एग्जाम होता है, तो आपसे पूछने हैं कि नाइट्रोजन से अमोनिया बनने के लिए प्रोसेस क्या होता है, तो बोलते हैं नाइट्रोजन का स्त्रीकरण होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन का स्त्रीकरण। ये क्या करते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करके अमोनिया बनाते हैं, जो कि कुछ फसलों के लिए, दाल है, चना है, उनके लिए, और दलदली जगहों पर ये इनका उपयोग किया जाता है। तो उसमें पूछा जा रहा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मतलब है ना जीवाणु, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। तो राइजोबियम कैसा है? एक जीवाणु है, जो कैसा है? नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और ये एक प्रकार का सहजीवी होता है बेटा। किसका होता है? सहजीवी होता है। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जैविक पर्यावरण में शामिल हैं, तो सबको पता होगी, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, बहुत कठिन क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। और एग्जाम के अंदर जब भी आप बैठते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको एक मॉडरेट एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलते हैं, एक टफ क्वेश्चन भी मिलते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि सारे के 25 टफ होंगे और सारे के सारे 25 ईजी होंगे। आपको मॉडरेट मिलता है बेटा। तो इस बात की उम्मीद आप जरूर बनाएं कि आप अच्छे से पढ़ें, अध्ययन करें। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे सभी बच्चे। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। मैं चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि रहेगा आज का 23 क्वेश्चन। जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य है, तो सीधी सी बात है, जैव जुड़ रहा है यानी बायो जुड़ रहा है, बायो का मतलब लिविंग होता है, टेक्नोलॉजी का मतलब किसी तरीके से होता है। तो बैक्टीरिया का तकनीक अध्ययन है, शरीर में रसायनों का तकनीक अध्ययन है, मानव शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्र में तकनीक का इन्यूजन है, या फिर औद्योगिक प्रक्रिया में सजीवों का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी औद्योगिक प्रक्रिया में सजीवों का अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं बेटा? औद्योगिक प्रक्रिया में सजीवों का अध्ययन करते हैं, यानी डिफरेंट टाइप की जो ऑफ इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर हम लिविंग सेल्स का उपयोग करते हैं। ये है प्रश्न भाई साहब, हैशटैग लगा लीजिए। ये इस टाइप के प्रश्न मतलब आजकल तो धुआं मचा रखा है, धुआं। मैं बता दे रहा हूं आपको, इस टाइप के प्रश्नों में मतलब कोई सा मतलब इस टाइप के प्रश्न रेलवे एग्जाम, यूपीएसआई, कांस्टेबल, मतलब ना तमामों एग्जाम में आपको इस टाइप के प्रश्न मिल जाते हैं। बचपन में आप सही मिलान करते थे, उम्मीद करता हूं आपको याद होगा अब तक। लेकिन आजकल इस टाइप के बड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको इनके लिए आपको क्या टेक्निक का उपयोग करना है। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपसे पूछा तिलचिट्टा, सब जानते होंगे, कॉकरोच। हाँ हाँ वही है, तिलचिट्टा वही कॉकरोच है। पक्षी वर्ड है, मछली यहाँ पे फिश है, और सर्प मतलब स्नैक है। अब आपसे पूछा ऐसे जा रहा है, इनमें आपको मिलान करना है। मिलान कैसे करना है? देखिए, जब भी इस टाइप का आपको प्रश्न मिले, तो आपको क्या करना है, एक या दो इसमें से देख लीजिए जो आपको शायद आती होंगी, डेफिनेट बात है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कॉकरोच है, तो कॉकरोच में जैसे इसकी अस्थियों में प्रकोष्ठ होता है, मतलब चैम्बर होते हैं। इसका शरीर धारा रेखीय होता है, तो धारा रेखीय तो भाई नहीं होता है। इसका शरीर कठोर और बाह्य कंकाल द्वारा ढका रहता है। आप कोशिश करके देखिएगा, इसका शरीर अनेक बलय से मुड़ा होता है। तो यहां पर अगर मैं करूं ए का 3, तो ए का 3 किसमें? देखो इसमें तो ना तो ऑप्शन ये होगा और ना ये होगा, तो ए का 3 है। इसका मतलब है इसका मिलन किससे है बेटा? इसका मिलन इससे होगा।
कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखते हैं पक्षी में। अब पक्षी तो सबने देखा है मोस्टली, तो पक्षी की अगर बात करी जाएगी तो पक्षी कैसा है, इसके अस्थियों में प्रकोष्ठ होते हैं, यानी कि इसकी हड्डियों में क्या होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं। तो अगर मैं कहूं कि बी का एक मिला दिया जाए तो उसकी अस्थियों में प्रकोष्ठ होते हैं, यानी कि इसकी हड्डियों में चैम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करी जाए ऑप्शन सी यानी मछली, इसका शरीर धारा रेखीय होता है। हाँ, तो हमने मछली देखी है, मछली इस तरीके से होती है और उसका शरीर कैसा होता है, धारा रेखीय होता है, यानी कि उसके अंदर एक धारा की नुमा संरचना पाई जाती है। तो अगर मैं करूं सी का बी तो इस तरीके से दो कर सकते हैं। और लास्ट बचा आपका सर्प, तो सर्प में क्या है बेटा, इसका शरीर अनेक वलय से मुड़ा हुआ होता है। वलय, अब आपने देखा होगा सांप कुंडली मार के बैठता है, देखा होगा आपने, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी का सीधा सीधा सामने वाला। तो अब चेक कर लीजिए, ए का आपने किससे करा बेटा, 3 से, तो ए का 3 इसमें भी इसमें भी, ठीक है सर। बी का किससे करा, पहले से, बी का पहले इसमें भी है। सी का किससे करा, दूसरे से, सी का दो, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस टाइप के प्रश्न आप इसी तरीके से हल करेंगे बेटा, और बहुत महत्वपूर्ण ये एग्जाम में बन जाते हैं क्वेश्चन, जो कि बच्चे इनको छोड़ाते हैं कि सर टफ था, हम कर नहीं पाए, मैं परेशान थी, वगैरह वगैरह वॉटेवर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, जिसका आंसर है ए का 3, बी का 1 और सी का 2 और डी का 4। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसी प्रकार का एक प्रश्न और है मेरे पास आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी पोरीफेरा और सिलेंटेरेटा और प्लेटी हेलमेंथिस और निमेटोडा, अब आपसे पूछा जा रहा है इनमें, तो ये कैसे हैं, कृमि हैं छोटे छोटे, जैसे कि फीता कृमि हो गया, गोल कृमि हो गया, हाइड्रा हो गया, स्पंज हो गया। तो ए, अब इसमें से ऐसा तो होगा नहीं कि आपको नहीं आता होगा, बचपन में देखा होगा टेप बॉम्ब बच्चों के हो जाते थे छोटे छोटे। गोल कृमि, छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते थे बच्चों के। हाइड्रा, या आपने बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, जो कि पानी के अंदर रहना पसंद करता है। स्पंज, स्पंज लाइक स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे कई सारे। तो पोरीफेरा कैसा होता है बेटा, पोरीफेरा होता है आपका स्पंज भांति का, किसका, स्पंज। तो ए का 4 किस्में हैं, ए का 4 इसमें, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, ए का 4। अब देखते हैं आपका सिलेंटेरेटा, सिलेंटेरेटा में देखते हैं किसका होगा। तो यहाँ पर सिलेंटेरेटा कैसे होते हैं, ये मोस्टली कैसे होते हैं, जो कि पानी में रहना पसंद करते हैं बेटा, किस में रहना है, पानी में। तो बी का हम 3 मिला देंगे, किससे मिला देंगे, बी का 3 मिला देंगे। और नेक्स्ट है आपका प्लेटी हेलमेंथिस, जो कि बच्चों के कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं पेट में, जो कि बच्चे पनप नहीं पाते हैं, और वो कितना भी कुछ खा लें लेकिन उनके शरीर में नहीं लगता है बेटा। तो मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिसको मैं बोलूंगा सी, सी का पहला, यानी कि फीता कृमि, जो कि टेप बॉम्ब पड़ जाते हैं, व्हाइट कलर के आकार के कीड़े होते हैं, लंबी लुमा संरचना होती है बेटा इनकी। और नेक्स्ट आपका बचा लास्ट निमेटोडा, तो ये होते हैं बेटा आपके गोल कृमि। कैसे होते हैं, गोल कृमि, क्योंकि छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि गोल आकार के होते हैं बेटा, और जब फीसेस के द्वारा ये रिलीज होते हैं बॉडी से। तो उम्मीद करता हूं, तो चलिए देखते हैं, ए का क्या मिलाया सर, 4, तो ए का 4 है। बी का क्या मिलाया, 3, तो बी का 3 है। सी का क्या मिलाया, फर्स्ट, सी का फर्स्ट है ये रहा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। उम्मीद करते हैं आज के 25 में से 25 किसने किए हैं, पीडीएफ लेने के लिए कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करें, और अच्छे से पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। यदि किसी मेरे छात्र छात्रा ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम लिंक पर भी, व्हाट्सएप लिंक पर भी जुड़ सकते हैं, और जुड़े रहें इस ये प्लेटफॉर्म पे। मैं डीके निवेश अब आपसे विदा लेता हूं, बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।